We have completed the question number 2 of exercise 3.5. हम लोगों ने exercise 3.5 के question number 2 तक complete कर लिया था। question number 2 में 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में a एंड b की वैल्यू निकालनी थी और सेकंड पार्ट में k की वैल्यू निकालनी थी, है ना। और मैंने कहा था कि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से बन जाते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 हमसे ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब हमें ना एक पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन है, इस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन को हमें एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो, आप लोगों को इस बात का पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो सिलेबस में है नहीं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो सिलेबस में है नहीं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किसी भी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख लिया था एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, है ना। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग काफी बना चुके हैं, है ना, तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। तो क्वेश्चन 3 आप खुद करोगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 हमसे ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें सबसे पहले फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है एंड देन उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है ना। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दिस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब है कि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. हमें क्या निकालना है? हमें फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे निकालना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम काफी बना चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा आया था टैक्सी फेयर वाला कि किसी भी सिटी में जो टैक्सी का फेयर है वो कुछ इस तरीके से है कि ना उसमें कुछ अमाउंट तो फिक्स्ड है। मतलब जैसे हम टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी वाला कुछ अमाउंट तो वो लेता ही लेता है और जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिपेंड करता है हम जितना भी मूव करते हैं उस टैक्सी में। मतलब हम जितने भी डिस्टेंस कवर करी है, मतलब इसका ये हुआ कि बचा हुआ जो अमाउंट है ना, वो हम पेड करते हैं टैक्सी वाले को पर किलोमीटर के हिसाब से। तो सिमिलरली यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि एक हॉस्टल है और जो हॉस्टल में मंथली चार्ज है ना, जो हॉस्टल का मंथली चार्ज है उसमें कुछ अमाउंट तो फिक्स्ड है, लिखा हुआ है ना। देखो, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब किसी हॉस्टल में जो चार्ज है उसका कुछ अमाउंट तो फिक्स्ड है कि भाई हम इतना तो लेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बचा हुआ चार्ज है वो डिपेंड करता है कि उस हॉस्टल में कोई स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ डेज खाना खाता है। मतलब हॉस्टल के अंदर मेस बने हुए होते हैं ना, हॉस्टल के अंदर मेस बने हुए होते हैं जहां पर बच्चे शाम को या फिर अपना खाना खाने के लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन ने वही कहा है कि किसी भी हॉस्टल का चार्ज कुछ इस तरीके से है कि उसमें कुछ अमाउंट तो फिक्स्ड है और बचा हुआ अमाउंट डिपेंड करता है कि उस हॉस्टल के मेस में कोई स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ डेज खाना खाता है। तो हमसे वही चीजें पूछी गई हैं। एक तो स्टूडेंट ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि स्टूडेंट ए ने इतना अमाउंट दिया और स्टूडेंट बी ने इतना अमाउंट दिया। हमसे पूछा गया है कि फिक्स्ड चार्ज निकालो और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे निकालो, तो यही मानते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ना ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल के अंदर वो तो हम मान लेते हैं x रुपीज। लेट जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने मान लिया कितना, लेट फिक्स्ड चार्ज भी रुपीज x, है ना। और जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे के हिसाब से वो कितना मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हम मान लेते हैं कितना, रुपीज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कहा था कि दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होंगी, दो सिचुएशन हमें गिवन होंगी, उन दो सिचुएशन को समझ के क्या करेंगे, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे
and then we will solve these pair of the linear equation by any method. any method मतलब दो ही मेथड है, पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। तो देखो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी ना स्टूडेंट ए के बारे में, देखो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। मतलब स्टूडेंट ए जो है, मतलब ए स्टूडेंट कितने रुपए पेड करता है एज अ हॉस्टल चार्ज 1000। अब देखो ये जो उसने 1000 पेड करे हैं है ना, उसमें कुछ अमाउंट तो फिक्स्ड है, मतलब जो 1000 रुपए उसने पेड किए हैं उसमें से कुछ अमाउंट तो क्या है फिक्स्ड है, कितना तो हम देंगे ही देंगे, है ना। जो मतलब एक तरीके से हॉस्टल चार्ज बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, एक तो फिक्स्ड चार्ज और एक मतलब और डिपेंड करता है कि कोई भी स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ डेज उस मेस के अंदर खाना खाता है। तो भाई जो अमाउंट फिक्स्ड था वो तो हमने मान रखा है एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने ना, स्टूडेंट ए ने 20 डेज खाना खाया है ना। हॉस्टल में कितने डेज खाना खाया है, 20 डेज, क्योंकि एक दिन का है ना फूड का, मतलब एक दिन का फूड की जो कॉस्ट है खाना खाने की, एक दिन की कीमत कितनी है ₹Y है। तो 20 डेज का 20 डेज में कितना चार्ज हो जाएगा, अरे एक दिन का चार्ज खाना खाने का ₹Y है, तो 20 दिनों का चार्ज कितना हो जाएगा 20Y, है ना। अरे सोच लो कि एक दिन में अगर 20 रुपए चार्ज है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 40, 3 दिन का कितना हो जाएगा 60। ऐसी कह रहा है क्वेश्चन कि 20 दिन खाना खाया तो एक दिन का चार्ज है Y, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा 20Y। तो इस तरीके से उसने क्या करा होगा, चार्ज पेड करा होगा ₹1000। मतलब इस तरीके से हॉस्टल चार्ज बन के तैयार हुआ, और हॉस्टल चार्ज क्या है 1000 स्टूडेंट ए ने जो दिया है। आल्सो स्टूडेंट बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो स्टूडेंट बी ने ना, कहा है स्टूडेंट बी, ये देखो स्टूडेंट बी, वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days pays ₹1180 एज हॉस्टल चार्ज। जबकि बी स्टूडेंट ने 26 दिन खाना खा के हॉस्टल वालों को कितना पेड किया है, कितना अमाउंट दिया है, ₹1180 दिए हैं। अब जो उसने ₹1180 दिए हैं ना हॉस्टल चार्ज, उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, एक तो जो अमाउंट फिक्स्ड है वो, है ना, जो अमाउंट फिक्स्ड है ₹X वो, और जितने नंबर ऑफ डेज बी स्टूडेंट ने क्या करा है खाने को खाया है। तो कितने दिन खाने को खाया है बी स्टूडेंट ने, 26 डेज खाया है, तो 26 डेज का कितना चार्ज हो जाएगा 26Y। क्यों, क्योंकि एक दिन का चार्ज है ₹Y, तो 26 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा 26Y। तो इस तरीके से उसने क्या करा होगा, ₹1180 हॉस्टल चार्ज पेड करा होगा। तो हमारे पास दो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन और बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो देखो हम इजीली कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अच्छा या एलिमिनेशन मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल पहले से पहले सेम है। देखो एक्स वाला वेरिएबल सेम है ना पहले से पहले, तो अब हमें ये सोचना है कि ये वाला वेरिएबल किस तरीके से रिमूव हो सकता है। दोनों के साइन सेम है, तो मैंने बता रखा था अगर साइन सेम होते हैं तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से उस वाली इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। देखो RHS 1180 बड़ा है एज कंपेरिजन टू 1000, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 किसमें से, इक्वेशन 2 में से। अब कह रखा है, मैंने बता रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करती है और राइट हैंड साइड को। तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 26y में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है x प्लस 20y। इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है वो है 1180, और इक्वेशन फर्स्ट का ये है 1000। तो यहां सॉल्व करेंगे, देखो x प्लस 26y माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x माइनस का 20y। 1180 में से 1180 में से 1000 को माइनस करेंगे तो बचेगा केवल 180।
यहाँ देखते हैं, देखो x से x कैंसिल हो गया, 26 में से 20y माइनस होगा तो बचेगा 6y इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, 6 इसको डिवाइड करेगा तो 6 3 जो 18 होते हैं, यानी कि y की वैल्यू आ गई 30। y की वैल्यू क्या आ गई है, 30 आ गई है। इस y की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, तो हम क्या आ जाएगी हमारे पास x वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ना फर्स्ट इक्वेशन में कर रहे हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 20y, y की वैल्यू आई थी 30 इज इक्वल टू क्या है 1000, x प्लस 30 20 जो कितने होते हैं 600 इक्वल टू 1000। तो x वाली वेरिएबल की वैल्यू आ गई, प्लस का 600 उधर जाके माइनस का होगा तो 1000 में से 600 गए, क्या बचता है 400, है ना। 1000 में से 600 को माइनस करेंगे तो बचता है 400। तो x की वैल्यू आ गई 400 और y की वैल्यू क्या है 30 है। मतलब लास्ट में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि हमें फिक्स्ड चार्ज को निकालना है ना, और फूड पर डे निकालना है। तो देखो जो फिक्स्ड चार्ज वो माना था x और x की वैल्यू है 400। मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है ना हॉस्टल के अंदर कि ये तो लगेगा ही लगेगा, कितना है वो ₹400। और जो कॉस्ट ऑफ फूड है एक दिन की, जो फूड की कीमत है एक दिन की वो कितनी आई, वो हमने मानी थी ₹y और y की वैल्यू है ये 30। मतलब एक दिन खाना खाने की कीमत जो है, मतलब थाली की कीमत एक दिन की 30 रुपए है ना, 30 रुपए थाली मिलती है हॉस्टल में। ठीक है भाई, तो फिक्स्ड चार्ज आ गया 400 और जो चार्जेस पर डे आ गया फूड का, वो कितना है ₹30 आया है। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में ना, जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हम काफी बार बना चुके हैं। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। हमें क्या निकालना है, उस फ्रैक्शन को निकालना है। तो फ्रैक्शन का मतलब पता है कि p अपॉन q की फॉर्म, है ना, मतलब जिस नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या होने चाहिए वहां पर, पी और क्यू वहां पर होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स, है ना। पी और क्यू क्या होने चाहिए वहां पे, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है अगर हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं अभी तक, सेम लॉजिक से सेम लैंग्वेज से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। हमने मान लिया कि जो फ्रैक्शन का क्या है, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो तो हमने मान लिया x, है ना, और जो फ्रैक्शन का क्या है डेनोमिनेटर, एंड द डेनोमिनेटर, और जो फ्रैक्शन का जो जो फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है, एंड द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं y। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर तो हमने मान लिया x और फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर हमने मान लिया y। तो दो इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, देखते हैं उस दो इंफॉर्मेशंस को। तो पहली इंफॉर्मेशन हमसे ये कहती है कि कोई फ्रैक्शन, है ना, कोई फ्रैक्शन मतलब जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं x अपॉन वाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है p अपॉन क्यू की फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म, मतलब p x अपॉन वाई। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर हमने माना है x और डेनोमिनेटर हमने माना है y। तो कोई फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, कोई मतलब जो हम लेके चल रहे हैं, अगर कब बन जाता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर हम उसके न्यूमरेटर में से 1 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब पहले न्यूमरेटर 1 था, ठीक है, और डेनोमिनेटर था y। क्वेश्चन ने कहा है कि कोई फ्रैक्शन जो कि पहले x अपॉन वाई था वो क्या बन जाता है, वो 1/3 बन जाता है। कब बनता है, अगर हम उसके न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर हम उसके न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डेनोमिनेटर देखो वही का वही, अब भी जो पहले था वही अब है, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो यहां से बन के तैयार होगी, क्या बन के तैयार होगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होगा, लगेगा यहाँ पे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम
लीनियर इक्वेशन को तैयार करेंगे। ये क्या हुआ 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, और हम इसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये प्लस का वाई उधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो गया। आल्सो एक इंफॉर्मेशन और है कि वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है ना, वही वाला फ्रैक्शन देखो 1/4 बन जाता है अगर हम उसके डेनोमिनेटर में क्या कर दें, 8 को ऐड कर दें। मतलब न्यूमरेटर तो पहले x था, अब भी वही है ना, न्यूमरेटर x था और अब हमने क्या करा, उसके डेनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया, वो फ्रैक्शन 1/4 बन गया, है ना। जो फ्रैक्शन पहले x अपॉन वाई था वो 1/4 बन गया। कब बन गया, अगर हमने क्या करा, उसके डेनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया। तो यहां से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखो क्या बन के तैयार होगी, 4x प्लस का वाई उधर आके माइनस का हो गया, तो ये क्या है इक्वल टू 8। मतलब सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ax प्लस बी वाई, ये मतलब जिस फॉर्म में पहली इक्वेशन को कन्वर्ट किया है उसी फॉर्म में हमने दूसरी इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर दिया। अब वही है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर क्या लगाओ, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, मतलब x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी और फिर क्या होगा, वो वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। तो दिख रहा है देखो यहाँ साफ साफ कि y वाला वेरिएबल सेम है ना, y वाला वेरिएबल सेम है, तो हम इजीली एलिमिनेशन मेथड को लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि जो भी वेरिएबल सेम है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटाना है, कैंसिल करना है। तो देखो दोनों के साइन क्या है, सेम, दोनों वेरिएबल के मतलब दोनों, मतलब ये जो वेरिएबल सेम है ना, उनके साइन सेम है। साइन मतलब ये भी निगेटिव में, ये भी किस में, निगेटिव में है। तो ये एलिमिनेट कब होगा, अगर मैं उसको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट, है ना, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि अगर वेरिएबल के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर पहले से पहले ही अपोजिट है तो ऐड कर देते हैं। तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, है ना, किसी में से भी किसी को कर सकते हो, पर निगेटिव साइन वगैरह से बचने के लिए मैं ये कहता हूं कि कम में से मतलब ज्यादा में से कम को माइनस करो। 8 बड़ा है 3 में से, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4x माइनस वाई, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x माइनस वाई। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है, 8, और इसकी राइट हैंड साइड है 3। इसको देखो माइनस का साइन अंदर जाएगा तो सारी के सारी टर्म्स के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 8 में से 3 गए 5। यहाँ देखते हैं देखो y से y कैंसिल हो गया, 4x माइनस 3x मतलब x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह क्या कर देते हैं, 5 को पुट, तो 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो y वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, देखो माइनस का y उधर जाके प्लस का हो गया, और 15 3 उधर आके माइनस का हो गया, तो 15 में से 3 गए 12। y की वैल्यू आ जाती है 12, है ना। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई, और जो फ्रैक्शन, मतलब क्वेश्चन में यही तो बोला है हमसे कि व्हाट फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू है 12, मतलब जिस फ्रैक्शन की क्वेश्चन बात कर रहा था ना वो क्या है, वो 5/12 है। जिस फ्रैक्शन की क्वेश्चन बात कर रहा था वो 5/12 है। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख सबसे पहले रीड करते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? देखो मतलब समझो इस क्वेश्चन का, यश नाम का कोई स्टूडेंट है ना, उसके सबसे पहले तो टेस्ट में नंबर आते हैं 40, मतलब यश नाम के किसी स्टूडेंट के टेस्ट में मार्क्स आते हैं 40। ये मार्क्स कैसे आते हैं, अगर उसे
हर एक राइट आंसर के लिए सबसे पहले 3 नंबर मिलते हैं, है ना, और उसके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर कट जाता है। मतलब हर एक करेक्ट आंसर के लिए तो 3 नंबर मिलते हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 नंबर कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। और फिर क्वेश्चन ये कहा है हेड, हेड का मतलब है कि अगर उसे 4 नंबर मिले होते हर एक करेक्ट आंसर के लिए और 2 नंबर डिडक्ट हो गए होते हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, मतलब हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके 2 नंबर डिडक्ट हो गए होते, तो उसके टेस्ट में कितने नंबर आए होते? 50। तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि उस टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, उस टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि उस टेस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये इंफॉर्मेशन है कि यश को सबसे पहले मतलब कुछ नंबर तो मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए और कुछ नंबर उसके डिडक्ट हो रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए। तो हम ये मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं उनको सपोज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही बात गई है कि उस टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चन भी जिसके जो कि उसके गलत गए, है ना, और वो क्वेश्चन भी जो कि उसके सही गए। तो हम यही मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, मतलब हम सबसे पहले ये मान रहे हैं क्योंकि जो यश के मतलब करेक्ट आंसर कितने थे यश के, वो हम मान लेते हैं x, है ना, और जो आंसर्स यश के गलत थे द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, वो हम मान लेते हैं क्या, वो हम मान लेते हैं y। ठीक है, क्यों हमने ऐसा माना? क्योंकि क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि यश को, है ना, यश को 3 नंबर मिल, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है कि उसके करेक्ट आंसर पे तो इतने नंबर मिले और रॉन्ग आंसर के लिए उसके इतने नंबर कट गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना हमें जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ना सबसे पहले यश को 40 मार्क्स मिले, है ना, यश को 40 मार्क्स मिले अगर उसे 3 नंबर तो मिले होते हर एक राइट आंसर के लिए, तो उसे अगर 3 नंबर मिले एक राइट आंसर के लिए और हमारे पास जो नंबर ऑफ राइट आंसर है या जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं वो कितने x है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के 3 नंबर मिलते हैं एक राइट आंसर के लिए, मान लो उसका एक आंसर राइट है तो उसके कितने नंबर हो गए? 3। अगर मान लो किसी स्टूडेंट के 2 आंसर ठीक है और एक आंसर पे नंबर कितने मिल रहे हैं? 3, मतलब उसे कितने नंबर मिल गए? उसे 6। तो ऐसी क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि किसी स्टूडेंट को 3 नंबर मिलते हैं, है ना, हर एक करेक्ट आंसर के लिए और उसके जो करेक्ट आंसर हैं वो कितने x हैं। तो जो टोटल मार्क्स मिले उसे करेक्ट आंसर के लिए वो कितने मिल गए? 3x। और उसका एक नंबर कट जाता है, देखो लिखा है ना एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और उसका एक नंबर कम हो जाता है ना, डिडक्ट हो जाता है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो रॉन्ग आंसर हमने कितने माने? रॉन्ग आंसर हमने माने y, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए जो उसका नंबर डिडक्ट हो रहा है वो हो रहा है कितना? एंड लूजिंग 1 मार्क, एक नंबर लूज हो रहा है, यानी कि रॉन्ग आंसर उसके हैं y और एक नंबर लूज हो रहा है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, मतलब जो टोटल मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए वो कितने हो गए? y 1 इंटू वाई, यानी कि y, है ना, ये अमाउंट क्या हो गया? उसका डिडक्ट हो गया, यानी कि इस तरीके से उसके पहले टेस्ट में नंबर आए होंगे 40। समझ गए इक्वेशन? हर एक करेक्ट आंसर के लिए नंबर मिलते हैं 3 और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है x, मतलब कितने नंबर मिल गए? 3x। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका जो आंसर डिडक्ट, उसके जो नंबर डिडक्ट होते हैं वो होता है 1 और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हैं? y। मतलब टोटल नंबर डिडक्ट हुए, जो टोटल मार्क्स डिडक्ट हुए, डिडक्ट मतलब माइनस हुए, वो कितने हो गए? y इंटू 1 मतलब y। तो इस तरीके से उससे टोटल मार्क्स मिले टेस्ट के अंदर 40। फर्स्ट इक्वेशन ये है। और जो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो कुछ ये गिवन है कि ना कि उसके ना अब इंफॉर्मेशन ये है कि अगर उसे 4 मार्क्स दिए जाते हर एक करेक्ट आंसर के लिए, है ना, मतलब 4 मार्क्स से दिए जा रहे हैं हर एक करेक्ट आंसर के लिए और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं? x। जो टोटल मार्क्स से दिए गए करेक्ट आंसर के लिए वो कितने हो गए? 4x, है ना। क्यों? क्योंकि एक करेक्ट आंसर के लिए नंबर मिले x, सॉरी, एक करेक्ट आंसर के लिए नंबर मिल रहे हैं 4 और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने? x, मतलब 4x उसे नंबर मिल गए करेक्ट आंसर के लिए।
एंड एंड उसके रॉन्ग आंसर्स के लिए जो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं ना वो कितने हो रहे हैं, 2 नंबर। मतलब एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका कितना अमाउंट डिडक्ट, कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, 2 मार्क्स। और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने, y। जो टोटल मार्क्स डिडक्ट हुए वो कितने हुए, 2y। और इस तरीके से उसके मार्क्स आए होंगे सेकंड वाली टेस्ट में 50। देखो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन के तैयार हो गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू को लेकर के आएंगे। तो देखो मैंने बता रखा है, या तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। तो एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम रहता है, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन से जो भी इजी लगे उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालनी है। तो हमें फर्स्ट ज्यादा इजी लग रही है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में से ना इजीली कौन से वाले वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है, y वाले वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 40 इक्वल टू वाई। तो जो y वाली वेरिएबल की वैल्यू आ गई वो कुछ ये आई है। इस वाले मान लेते हैं थर्ड, इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब अनदर का मतलब ये है कि जिससे निकाली है उससे दूसरी वाली इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली है तो दूसरी वाली में पुट कर देंगे। 4x माइनस 2y, y की जगह क्या रख देते हैं, 3x माइनस 40 इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है सर 50। सॉल्व करेंगे, देखो 4x 2 अंदर जाएगा, ये क्या होगा 6x, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 2 40 जा 80 इक्वल टू में क्या है 50। 4x माइनस 6x क्या होता है, माइनस का 2x, और ये प्लस का 80 उधर जाके क्या होगा माइनस का 80, तो माइनस के 2x, और 50 में से 80 गए, क्या बचता है सर माइनस का 30। देखो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, x वाले वेरिएबल की वैल्यू आई, 2 डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में जाते के साथ ही क्या होगा, ये 15 आएगा। मतलब x वेरिएबल की वैल्यू आ गई 15, है ना। x वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई 15। इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे वाली वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ना थर्ड वाली में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि थर्ड वाली में डायरेक्ट यहाँ से y निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 15 माइनस 40 इक्वल टू में क्या है, y है। तो y वाली वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, देखो 45 माइनस 40 यानी कि 5। x वाले वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई है एंड y वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई है। x क्या है, देखो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स है, x क्या है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स है, और y क्या है नंबर ऑफ राइट, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स है। तो ये भी लिख लेते हैं, या फिर यहां लिखते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ, मतलब जो करेक्ट आंसर्स थे यश के, जो करेक्ट आंसर्स थे यश के वो कितने थे सर, वो तो थे 15। एंड जो आंसर यश के गलत हो गए वो कितने गलत हो गए, जो आंसर्स यश के गलत हो गए वो कितने हुए 5। और क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि उस टेस्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे ना उस टेस्ट में वो कितने हैं। अरे जो टोटल क्वेश्चंस है वो तो ये है ना टोटल, जो यश के गलत हो गए और जो यश के सही थे, हैं तो वो भी क्वेश्चन जो गलत हो गए, और जो सही हुए ये भी क्वेश्चन है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 15 प्लस 5, यानी कि 20 क्वेश्चन आए थे उस टेस्ट के अंदर, और यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है।